हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की यूनिट 1 को सिलेबस के अनुसार काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी बातें हिंदी मीडियम के अनुसार आपको समझाई जाएंगी। देखिए, इस यूनिट 1 में आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी के अप्रोचेस को पढ़ना है, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो मतलब दृष्टिकोण हैं उनको पढ़ना है। जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म, जो शास्त्रीय उदारवाद है उसके बारे में आपको पढ़ना है, मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ना है, मार्क्सवाद के बारे में पढ़ना है, वेलफेयरिज्म यानी कि कल्याणवाद के बारे में आपको पढ़ना है, नव उदारवाद के बारे में आपको पढ़ना है और जो गांधीवादी दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको पढ़ना है। सारी बातें यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार काफ़ी डिटेल में समझाई जाएंगी आपको। बस दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखिए, क्योंकि हमें यूनिट 1 जो आपको यहाँ पर दिख रही है इसमें कई टॉपिक्स को कवर करना है और सभी टॉपिक्स को मुझे अच्छे से समझाना है। इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसलिए यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। नोट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले कुछ टॉपिक्स को हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, राजनीतिक अर्थशास्त्र है, उसका मतलब क्या है। सबसे पहले दोस्तों, कई स्टूडेंट मेरे को बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या ये वीडियो सिलेबस के अनुसार है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है यूनिट 1, ये पूरी तरह सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि सिलेबस के अनुसार है या नहीं। तो सिलेबस पर पूरी तरह ये बेस्ड है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिए, कुछ इंग्लिश शब्द भी याद रखना आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार जैसे क्वेश्चन में हिंदी शब्द का सही तरीके से मतलब कई तरह से हिंदी शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश शब्द भी आपको ध्यान है जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो आप क्वेश्चन समझ जाते हैं। तो कोशिश करें कि कई बार इंग्लिश शब्द भी थोड़ा आपको ध्यान में रहे, ताकि थोड़ा आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो। देखिए, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, राजनीतिक अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें जिसमें हम यह समझते हैं कि देश में पैसा, संसाधन और संपत्ति कैसे निर्मित होती है और किसके पास जाती है, और इन बातों पर राजनीति और सरकार का कितना असर होता है। मतलब ये, किसी भी समाज में लोग काम करते हैं, चीज़ें बनाते हैं और धन कमाते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ मेहनत से नहीं तय होता, बल्कि यह इस बात से भी तय होता है कि सरकार कौन सी नीतियाँ बनाती है। देखिए, सिंपल सी यहाँ पे आपको एक बात बताई जा रही है दोस्तों। देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी देश में हम ये देखते हैं कि लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, धन कमाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि लोग व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, कई सारे काम करते हैं लोग, ठीक है, समाज में कई लोग कई सारे काम करते हैं, फिर उत्पादन होता है, उससे लोग पैसा कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। ये जो बातें हैं कि लोग कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग कितना धन कमा पा रहे हैं, ठीक है, लोग कौन सा उत्पादन कर रहे हैं, इन पर राजनीति का भी प्रभाव होता है। कैसे? देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर, ये बातें भी महत्वपूर्ण हैं कि सरकार कौन सी नीतियाँ बनाती है, कौन कौन व्यापार कर सकता है। अब देखिए, कुछ बातें आपको अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही होंगी आपके लिए, लेकिन निश्चिंत रहिए, पूरा टॉपिक आपको समझाया जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीति है वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि जो सरकारी निर्णय होता है, जो कानून होता है, वो किस तरह से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक है, हम यहाँ पर हम यही समझ रहे हैं। कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, इन्हें मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ, इससे और सारी बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए, लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, ये बातें हैं, लेकिन देखिए, जो राजनीति है, जो सरकारी निर्णय है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अर्थव्यवस्था पर। देखिए, जैसे कि सरकार कौन कौन सी नीतियाँ बनाती है, कौन कौन व्यापार कर सकता है, ठीक है, किस पर कितना टैक्स लगेगा, जनता को कितनी सुविधाएं मिलेंगी, बड़े उद्योगों और कंपनियों को कितनी छूट मिलेगी। यानी राजनीति यह तय करती है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी और किसे फ़ायदा होगा। यही है दोस्तों राजनीतिक अर्थशास्त्र। इसमें हम यही पढ़ते हैं कि किस तरह से पॉलिटिक्स, राजनीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और प्रभावित जरूर करती है। इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, मान लीजिए सरकार ने, भारत का उदाहरण ले लेते हैं कि भारत में सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। मतलब जो एमएसपी देती है सरकार किसानों को, उसका जो मूल्य है वो बढ़ा दिया सरकार ने। इससे क्या होगा, इससे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, पेट्रोल पर सरकार ने मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, जनता के खर्च बढ़ेंगे, जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा।
मतलब देश में पैसे का संचालन कैसे हो रहा है, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, इसमें राजनीति यानी कि सरकार का एक अहम रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए सरकार ने निर्णय लिया शिक्षा मुफ्त करना, सरकार ने निर्णय लिया कि एजुकेशन को हम मुफ्त कर रहे हैं, इससे क्या होगा, गरीब वर्ग को मौका मिलेगा। ठीक है, बड़े उद्योगों को कर में छूट, अब मान लीजिए सरकार ने निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि बड़े उद्योगों को हम टैक्स में कई तरह की छूट देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बड़ी कंपनियां हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगी, उनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कम शब्दों में कहा जाए तो आप ये कह सकते हो कि जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, ये जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि किस तरह से राजनीति अर्थव्यवस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस तरह से राजनीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अब देखो ये वाली डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था वह विषय है जिसमें हम यह समझते हैं कि देश में पैसा, संसाधन और संपत्ति कैसे निर्मित होता है। ठीक है, देश में पैसा कैसे आ रहा है, देश में संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है, जैसे कि ज़मीन है, संसाधन मतलब जैसे कि ज़मीन हो गए, पानी हो गया। ठीक है, जो हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे ज़मीन से दोस्तों हम खेती करते हैं, उससे उत्पादन होता है। ठीक है, कृषिगत उत्पादन होता है, तो ये सब हमारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, पानी है, नदियाँ हैं। ठीक है, नदियों के लिए हम डैम बनाते हैं, फिर बिजली का उत्पादन करते हैं। ये सब हमारे क्या हैं, संसाधन हैं। ठीक है, तो जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है, इसमें हम ये समझते हैं कि किसी देश में पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कैसे घूम रहा है, संसाधनों का उत्पादन कैसे हो रहा है, संसाधनों का प्रयोग कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे संपत्ति निर्मित हो रही है। ठीक है, और राजनीति और सरकार का कितना असर है, यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई नहीं, ये तो बातें बस नॉर्मल थी, आपको धीरे धीरे करके और अच्छे से सारी बातें यहाँ पे आपको समझाई जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, इसलिए अर्थव्यवस्था को समझने के लिए राजनीति को समझना जरूरी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था वह विषय है जो यह बताता है कि देश में धन कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है, और इन फैसलों पर सरकार, कानून और राजनीतिक शक्ति का क्या प्रभाव होता है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजनीति किस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, अर्थव्यवस्था भी, जो अर्थव्यवस्था है ये भी राजनीति को प्रभावित करती है। अब जाहिर सी बात है, किसी गरीब देश की अगर हम बात करें तो उसके राजनीतिक निर्णय कैसे होंगे। जाहिर सी बात है, कोई गरीब अर्थव्यवस्था वाला देश है, कोई ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है। ठीक है, मान लीजिए एक देश ले लेते हैं। ठीक है, एक देश है जिसका जो है ए, जिसका नाम ले लेते हैं ए। ठीक है, एक देश है ए और एक देश है बी। ठीक है, बी वाले देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है, ए वाले देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों के पॉलिटिकल डिसीजन में भी, यहाँ की जो सरकारें हैं उनके पॉलिटिकल डिसीजन में भी अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी राजनीति को प्रभावित करती है। हो सकता है कि गरीब जो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, वो पहले वहाँ की सरकार पहले जो अनाज उत्पादन है उन पर ध्यान दे, जो बेसिक चीज़ें हैं, लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान दे। बी वाला देश की अगर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक है, और वो बेसिक नीड को पूरा कर पा रहे हैं, तो वो कुछ जो एडवांस चीज़ें हैं, जो लोगों की कंफर्ट की चीज़ें हैं, उन पर विचार करेंगे कि उनको कैसे पूरा किया जाए। मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था भी राजनीति को प्रभावित करती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जो बड़े उद्योगपति होते हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी सरकारी डिसीजन को प्रभावित करते हैं। बड़े उद्योगपति का मतलब यहाँ पर कि जिनके पास काफ़ी पैसा है, ठीक है, जिनके पास काफ़ी संपत्ति है, तो जो संपत्ति है, जो पैसा है, जो मतलब ये चीज़ें हैं, वो भी तो सरकारी डिसीजन को प्रभावित करती हैं। तो अर्थशास्त्र में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलता है कि जो राजनीति है वो अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही है, और किस तरह से जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है। इतना इनफ है, राजनीतिक अर्थशास्त्र का आपको मतलब समझ में आ गया। ठीक है, सामान्य रूप से जो भी समझ में आया आपको उतना ठीक है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाने का प्रयास किया। बाकी दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम नया टॉपिक समझते हैं तो वो जल्दी समझ नहीं आता, तो अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो अभी पहले इस वीडियो को पूरा देख लें। इसके बाद अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप दोबारा भी एक बार देख सकते हैं, टॉपिक जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है इसका ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ। देखिए, ये एक तरह से एक विचारधारा है कि देखिए राजनीतिक निर्णय किस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ये एक विचार है, ये एक आप यूँ कह सकते हैं कि व्यवस्था है। अब समय समय पर अलग अलग तरीके आए हैं इसके लिए कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें इसका विकास देखने को मिलता है। धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। देखिए, जब हम राजनीतिक अर्थशास्त्र का इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि यह विचार एक ही समय में नहीं बना, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता गया।
हर दौर में समाज की समस्याएं अलग थी, इसलिए उस समय के विचारकों ने अलग अलग समाधान दिए। मतलब यहाँ पर हम समाधानों को पढ़ रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उनके समाधान के रूप में जो अलग अलग विचार आए, इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए सिंपल सा, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर समझते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में यही समझा कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है, किस तरह से देश की राजनीति सरकार अर्थव्यवस्था को चलाए, यही हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था में देखते हैं। अब इसी कारण से हम देखते हैं, देखिए जैसे हम अपना घर चलाते हैं, अपन जितना हमारे पास पैसा होता है, मान लीजिए हम रोज़ का 1000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, आज की महंगाई के हिसाब से मान लीजिए हम 1000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक ठाक है, लेकिन तब भी हमारे खर्च अधिक हैं, तो हम कैसे मैनेज करते हैं? मतलब यह है कि मतलब देखिए हम 1000 रुपये कमा रहे हैं रोज़ का, और हम अपने घर को मैनेज करते हैं अपने पैसे के अनुसार। इसी तरह एक देश भी जितना संसाधन होता है देश के पास, उसी के अनुसार वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास जो संसाधन है, जो पैसा है, उसी में जब हम अपना गुजारा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो तब भी हमें कुछ समस्याएं हमारे सामने भी, मतलब तब कुछ समस्याएं सामने आती हैं, ठीक है। अब उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास कई सारे उपाय आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है, अब वो व्यक्ति 1000 रुपये तो कमा रहा है, लेकिन तब भी उसका खर्च ज़्यादा है, कभी स्वास्थ्य पे खर्च हो जाता है, शिक्षा पे खर्च हो जाता है, बहुत सारे खर्च हैं, ठीक है। तो वो अपना मतलब घर सही से 1000 रुपये में नहीं चला पा रहा, तो ऐसे में उसके सामने मतलब कई सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में कई लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि देखो आप अपना बजट बना लो, आप ये कर लो, आप प्लानिंग किया करो, आप इन्वेस्ट किया करो, ताकि आपको कुछ समय बाद ज़्यादा पैसा मिल सके। ऐसे ऐसे लोग सलाह देते हैं। उसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह हम अपनी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से चला सकते हैं, उसके लिए जो अलग अलग विचार हैं वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक बार फिर आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम उन विचारों को समझ रहे हैं, उन दृष्टिकोणों को समझ रहे हैं जो बता रहे हैं कि सरकार को ऐसे काम करना चाहिए, सरकार को ऐसे काम करना चाहिए। टॉपिक बड़ा है इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, वापस से टॉपिक पर आते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या समझा, अभी हमने सिंपल सा पॉलिटिकल इकोनॉमी के शब्द को समझा, ठीक है, सिंपल सा बस यही समझा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें क्लासिकल लिबरलिज्म की, जो कि एक तरह से एक उपाय, एक समाधान दे रही है। पॉलिटिकल इकोनॉमी से संबंधित यहाँ पर क्लासिकल लिबरलिज्म के द्वारा एक समाधान दिया जा रहा है, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है यहाँ पर? तो क्लासिकल लिबरलिज्म यहाँ पर एक दृष्टिकोण है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 17वीं 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी, व्यापार बढ़ रहा था, सामंतवाद कमज़ोर हो रहा था। स्पेशली हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर बात करते हैं, तो हम देख रहे थे कि इस समय हम देखते हैं कि यूरोपीय देश कई देशों में अपना उपनिवेश बना लेते हैं, व्यापार वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है, और यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी ये खत्म हो जाती है, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो जाती है ये इस समय तक सामंतवादी व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो जाती है। विश्व स्तर पर हमें देखने को मिलता है कि व्यापार काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, कई सारे समुद्री मार्गों की खोज हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि व्यापार काफ़ी बढ़ता है 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास। अब इस समय ये विचार आता है कि अब लोग सोचने लगे कि व्यापार और बाजार से देश अमीर हो सकता है, व्यापार करने से और बाजार से देश अमीर हो सकता है, ऐसा विचार सामने आया। देखिए इस दौर का विचार था कि सरकार व्यापार में बहुत ज़्यादा दखल ना दे तो लोग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। इस सोच को शास्त्रीय उदारवाद कहा गया। एडम स्मिथ इसके सबसे प्रसिद्ध विचारक थे। अब यहाँ पे मैं आपको सारी बात बताता हूँ। क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद हिंदी में। देखिए ये जो विचार है, ये विचार ऐसा विचार था, इसने कहा कि सरकार को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। मतलब ये कि सरकार का काम बस इतना हो कि सरकार लोगों के अधिकारों की स्वतंत्रता को ध्यान, मतलब जो लोगों के अधिकार हैं, ठीक है, जो लोगों के पास स्वतंत्रता है उनकी रक्षा करे सरकार। बस सरकार को बाजार में या व्यापार में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम बस इतना हो कि सरकार लोगों की रक्षा करे, लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, बस। मतलब सरकार बस एक प्रहरी के रूप में, एक पहरा देने वाले के रूप में काम करे, कि सरकार बस ये देखे ऊपर से कि कोई किसी के साथ धोखा ना करे, कोई किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना करे, बस। बाकी बाजार को खुला छोड़ दे सरकार। यही है शास्त्रीय उदारवाद। अभी यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट में समझा। अब देखिए डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए शास्त्रीय उदारवाद 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में विकसित हुआ। इसका मुख्य विचार यह था कि समाज में व्यवस्था और विकास स्वतंत्रता के माध्यम से भी हो सकता है, सरकार के अत्यधिक नियंत्रण के बिना। यह विचार सामंतवाद और कठोर सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध पैदा हुआ। कि मतलब
कि मतलब दोस्तों यहाँ पर ये था कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये विचार इसमें शामिल था। देखिए दोस्तों, सारी बातें समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ पे समझिए, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये जो शास्त्रीय उदारवाद है, ये जो विचार था, इसका मानना ये था कि व्यक्ति स्वभाव से तर्कशील और जिम्मेदार होता है। इसने कहा कि जो व्यक्ति है वो तर्कशील होता है और वो जिम्मेदार होता है। इसने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण कानून मिले, स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण कानून मिले, तो वह अपने लाभ का पीछा करते हुए समाज का भी लाभ कर सकता है। मांग, आपूर्ति और प्रतियोगिता से मूल्य और उत्पादन स्वतः तय हो जाते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अदृश्य हाथ की बात हो रही है। ये एक सिद्धांत है जिसके बारे में एडम स्मिथ ने बताया था। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बाजार है, ठीक है, उसको पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और बाजार अपने आप को खुद ही नियंत्रित कर लेगा। मतलब यह है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके आसपास जो भी बाजार है, मार्केट है, ठीक है, जो भी मार्केट है, आप वहाँ पे गए, ठीक है, आपने देखा कि आपकी मार्केट में लगभग मान लीजिए 100 दुकानें, ठीक है, और आपको पता है कि हर एक जो व्यापारी है, हर जो दुकानदार है, हर दुकानदार अपने अपने लाभ के लिए बैठा है। हर दुकानदार चाहता है कि मेरा लाभ हो, ठीक है, मैं कस्टमर से अधिक पैसा कमा पाऊँ। हर दुकानदार ये सोच रहा है। अब यहाँ पर ये जो मतलब विचार है अदृश्य हाथ का, या जो शास्त्रीय उदारवाद का विचार है, उसका मानना ये है कि देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको मोबाइल चार्जर की आवश्यकता है। अब आप मोबाइल चार्जर लेने के लिए किसी दुकान पे चले गए। अब मान लीजिए आप किसी एक दुकान के पास गए अपने मोबाइल के लिए चार्जर लेने के लिए। अब ऐसे में आपने उस दुकानदार को पैसे दिए और चार्जर ले लिया। अब यहाँ पे स्थिति को समझिए। देखिए, जो दुकानदार था उसका मानना ये था कि वो आपसे अधिक से अधिक, जो दुकानदार था वो आपसे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता था। दुकानदार तो यही चाहता था कि मैं अधिक से अधिक लाभ कमा लूँ, ठीक है, लेकिन दुकानदार ने ये भी सोचा कि मुझे अपना ग्राहक बनाकर रखना है। इसके लिए मुझे सामान को उचित रेट पर, उचित दाम पर देना होगा। साथ में दुकानदार ने ये बात भी ध्यान रखी कि अगर मैं उचित रेट पर दे रहा हूँ लेकिन सामान घटिया दे रहा हूँ, तो ये भी मेरी दुकान के लिए मतलब लाभदायक नहीं रहेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि वो ग्राहक मेरे पास दोबारा ना आए। इसलिए दुकानदार क्या करेगा कि वो क्वालिटी भी ठीक ठाक देने का प्रयास करेगा। मतलब कहने का ये है कि जो अदृश्य हाथ वाला सिद्धांत है वो ये कहता है कि आप स्वतंत्र छोड़ दो व्यापारियों को, आप बाजार को स्वतंत्र छोड़ दो, बाजार अपने आप को खुद ही नियंत्रित कर लेगा। मतलब ये कि देखिए, हर व्यक्ति अपना लाभ कमाना चाहता है, लेकिन तब भी जब हम बाजार को स्वतंत्र छोड़ते हैं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि लोग अपने आप को मतलब खुद ही नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर हम बात करें तो सरकार ने नहीं कहा दुकानदार से कि आप अपने जो भी आपका सामान बेच रहे हो उसे आप सही रेट पर बेचो। दुकानदार खुद बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में कंपटीशन है। अगर वो सही रेट पर सामान नहीं बेचेगा तो जो कस्टमर है वो किसी दूसरी दुकान पे चला जाएगा। तो मार्केट में प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ सॉल्व हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि दुकानदार ज़्यादा ख़राब क्वालिटी भी नहीं बेच सकता, क्योंकि उसे ये भी पता है कि अगर मैंने क्वालिटी ख़राब दी तो हो सकता है कि कस्टमर दोबारा ना आए मेरे पास, फिर वो किसी दूसरी दुकान पर अच्छी क्वालिटी लेने के लिए चला जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारी चीज़ें खुद ही नियंत्रित हो गई। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि इसमें क्या होता है, ये जो विचार है अदृश्य हाथ का, कि व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करता है। जो हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करता है, चाहे ग्राहक हो चाहे दुकानदार हो, वो अपने लाभ के लिए काम करता है, लेकिन तब भी वो अपना लाभ लेते हुए भी दूसरों का भी लाभ कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अभी जो दुकानदार था, दुकानदार अपना फ़ायदा देख रहा था। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो दुकानदार था वो अपना फ़ायदा देख रहा था, लेकिन तब भी उसने कस्टमर का भी फ़ायदा कर दिया। कैसे? कि उसने अपना एक उचित रेट पर बेचा सामान, सही सामान बेचा, उसने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, लेकिन इससे ग्राहक का भी फ़ायदा हुआ। कैसे हुआ? ग्राहक को सामान सही रेट पर मिल गया, ठीक है, और सामान भी ठीक ठाक क्वालिटी वाला मिल गया। मतलब ये कि यहाँ पर अब हर व्यक्ति अपना लाभ देखता है, लेकिन वो दूसरे का भी लाभ कर देता है। ऐसी व्यवस्था अपने आप ही स्थापित हो जाती है। यही है शास्त्रीय उदारवाद का मुख्य सिद्धांत। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर यही बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये माना गया कि देखो, व्यक्ति खुद ही समझदार है, ठीक है, और हर व्यक्ति अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन वो समाज का भी भला कर देता है, ठीक है। मतलब हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं अपना प्रॉफिट देखूं, लेकिन एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि अनजाने में वो समाज का ही एक तरह से वो भला करता है। तो आई होप यहाँ पर ये वाला विचार आपको समझ में आ गया। शास्त्रीय उदारवाद का सिद्धांत आपको समझ में आ गया। इसमें ये कहा जाता है कि सरकार कम से कम दखल दे, ठीक है, सरकार बहुत सीमित
मतलब सीमित सरकार हो यहाँ पर, ऐसी बात की जाती है शास्त्रीय उदारवाद के द्वारा। आप यूँ भी कह सकते हो कि पूंजीवाद जो विचार है वो इसमें आपको पूरी तरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस विचारधारा के अनुसार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए प्रमुख विचारक, अलग अलग जो प्रमुख विचारक हैं इस विचार के, शास्त्रीय उदारवाद के जो प्रमुख विचारक हैं उनमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये बहुत प्रमुख हैं। देखिए जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार बताया। इन्होंने कहा कि देखो ये तो ऐसे अधिकार हैं जिसको सरकार भी नहीं छीन सकती, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार हैं। जॉन लॉक ने इन्हें प्राकृतिक अधिकार बताया। ठीक है, एडम स्मिथ, इन्होंने नैतिक भावना, बाजार व्यवस्था और अदृश्य हाथ की बात की। ठीक है, अदृश्य हाथ के सिद्धांत की बात की। ठीक है, ये आपको मैंने समझाया। डेविड रिकार्डो, इन्होंने तुलनात्मक लाभ की बात की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की। देखिए ये जो डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया, इसका क्या मतलब है? कई लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। देखिए तुलनात्मक लाभ का मतलब है कि इन्होंने कहा कि हर देश जिस भी चीज़ में दक्ष है उसे वही उत्पादन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि भारत, समझाने के लिए बस मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप टॉपिक को समझ जाओ। तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में भारत है, ठीक है, और इंग्लैंड है। भारत किस चीज़ में अच्छा है? मान लेते हैं कि भारत अनाज, गेहूँ उगाने में बहुत अच्छा है। ठीक है, मान लेते हैं भारत गेहूँ उगाने में बहुत अच्छा है। ठीक है, वो अधिक गेहूँ उगा पाता है और इंग्लैंड नहीं उगा पाता उसकी, तो भारत की तुलना में। ठीक है, अगर हम दक्षता की बात करें तो इंग्लैंड की दक्षता मान लीजिए कि कम है, और लेकिन इंग्लैंड कपड़ा बहुत अच्छे से बना पाता है, और भारत इंग्लैंड की तुलना में मान लेते हैं कि कपड़ा उतना अच्छे से नहीं बना पाता। तो यहाँ पर ये कहा जाता है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत में, डेविड रिकार्डो ने ये कहा कि जो देश जिस काम में दक्ष है उसे वही काम अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, और जिस काम में वो दक्ष नहीं है उसे दूसरे देशों से उस सामान को, उत्पादन को मंगा लेना चाहिए। एग्जाम्पल के अनुसार अगर हम बात करें तो इंग्लैंड को जो अनाज है वो भारत से, अगर भारत अच्छा है अनाज उगाने में तो इंग्लैंड भारत से अनाज ले सकता है, और अगर इंग्लैंड कपड़ा बनाने में बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़ा वो बना पाता है, तो भारत को इंग्लैंड से कपड़ा ले लेना चाहिए। तो आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे जो प्रमुख विचारक हैं, ये जो शास्त्रीय उदारवाद है, क्लासिकल लिबरलिज्म है, इसके प्रमुख विचारक हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल सा समझ रहे हैं कि ये जो शास्त्रीय उदारवाद है, क्लासिकल उदारवाद कह लो, ठीक है, ये इसके कुछ सकारात्मक पक्ष हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा से उत्पादकता, अगर किसी देश में ये व्यवस्था है, शास्त्रीय उदारवाद की नीति को अपनाया गया है, तो इससे हमें आर्थिक स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। प्रतिस्पर्धा से उत्पादकता, लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, इससे उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, व्यापार से वैश्विक शांति, व्यापार होता है तो व्यापार की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है कई बार शांति में, तो इसलिए यहाँ पे ये भी कहा गया कि व्यापार से वैश्विक शांति बढ़ती है। ठीक है, कानून और अधिकारों की रक्षा होती है। मतलब जो सरकार है वो कानून और अधिकारों की रक्षा पर बहुत ध्यान देती है। अभी मैंने आपको कई बार बताया कि उदारवादी ये जो विचार है शास्त्रीय उदारवाद का, इसमें सरकार की भूमिका सीमित है, लेकिन तब भी सरकार कानून और अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देती है इस व्यवस्था में। और एक बात ये भी बता देता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि सरकार बिल्कुल दखल नहीं देगी, सरकार बस ऐसे दखल देगी कि किसी के अधिकार का उल्लंघन ना हो बस। जैसे कि मान लीजिए चार्जर वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, सरकार बस ये देखेगी कि जो चार्जर बनाया जा रहा है वो किस कंपनी में किस कंपनी में बन रहा है, उसका नाम चार्जर के ऊपर लिखा हो, कहाँ पर बनाया जा रहा है ये लिखा हो, ताकि वो ऐसा ना हो कि इलीगल तरीके से बन रहा है। ठीक है, मतलब यह है कि सरकार ये देखती है कि कानून का उल्लंघन ना हो और किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो, मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन भी ना करे। अब मान लीजिए कि फूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार ये भी ध्यान देती है कि जैसे कि मान लीजिए नकली पनीर है तो उसको ना बनाया जाए, सरकार ध्यान देगी, उस पर सरकार रोक लगाएगी, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो मतलब सरकार ये ध्यान देती है। अब देखिए इसकी आलोचना कैसे होती है। अब देखिए ये जो विचार है शास्त्रीय उदारवाद का, ठीक है, इसकी आलोचना कैसे होती है। तो देखिए औद्योगिकरण के समय कुछ बड़े मुद्दे सामने आए, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो विचार है वो बहुत पहले का है। ठीक है, मार्क्सवाद से पहले का विचार है ये। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क्सवादी विचार सामने आता है। तो ये जो उदारवादी विचार है, ये जो शास्त्रीय उदारवाद है, ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम, 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास की। तो उस समय औद्योगिकरण भी हो रहा था। ठीक है, तो उस समय हमें कुछ समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बढ़ती जा रही थी, बाल श्रम और मजदूरों का शोषण,
ठीक है, आर्थिक मंदियाँ, महिलाओं और उपनिवेशित समाजों के श्रम की अनदेखी की जा रही थी। मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि जो कल्याणकारी राज्य है उसकी बात नहीं हो रही थी। सरकार कम से कम चीज़ों को अपने हाथ में ले रही थी, अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर की ही बात की जा रही थी। तो ऐसे में हमें यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तो इसलिए इसकी आलोचना भी हुई। अब आज की अगर हम बात करें तो आज क्या महत्व है इस विचारधारा का, तो देखिए आज भी दुनिया की अधिकतर आर्थिक नीतियों में शास्त्रीय उदारवाद के सिद्धांत मौजूद हैं। आज भी कई सारे जो इसके विचार हैं, शास्त्रीय उदारवाद के जो कई सारे सिद्धांत हैं, वो आज भी हमें कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलते हैं, जैसे कि निजी संपत्ति, प्रतिस्पर्धा, मुक्त व्यापार, सीमित सरकार। लेकिन साथ ही यह सवाल भी अभी भी बना हुआ है कि क्या केवल स्वतंत्र बाजार समाज में न्याय और समानता बना सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो पूरा टॉपिक आपको समझा दिया, आज का क्या महत्व है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कि आज भी हमें कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में हमें शास्त्रीय उदारवाद से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स ने इनको पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन संदर्भ है, सिलेबस है, वो कह रहा है कि देखिए आप यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी के दृष्टिकोणों के अंतर्गत पढ़ रहे हो इनको। पढ़ वही बातें रहे हो, पहले भी आप पढ़ चुके हो जब आपने उदारवाद वगैरह पढ़ा होगा, मैंने खुद भी पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा टॉपिक है राजनीतिक अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण। ठीक है, तो हम अलग अलग जो दृष्टिकोण है उन्हीं के अंतर्गत यहाँ पे समझ रहे हैं। अब एक दृष्टिकोण है मार्क्सवाद का, जो कि शास्त्रीय उदारवाद के एक तरह से विरोध में आया, पूंजीवादी जो विचार है उसके विरोध में हमें दिखाई देता है। अब देखिए परिस्थितियाँ कैसी थी उस समय। औद्योगिक क्रांति हुई थी, बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही थी, मजदूरों का शोषण दिख रहा था, बहुत अमीर और बहुत गरीब का अंतर बढ़ रहा था। मतलब अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बढ़ रही थी, ये परिस्थितियाँ थी। इस दौर का विचार क्या था, जब संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में रहती है तो समाज में असमानता और संघर्ष पैदा होता है। ये विचार सामने आ रहा था कि जब संपत्ति पर कुछ ही लोगों का मतलब अधिकार होता है, मतलब जब संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में होती है तो इससे समाज में असमानता बढ़ती है। आर्थिक व्यवस्था को बदलना जरूरी है, ऐसे विचार आ रहे थे कि अब हमें कोई नई व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए। इस सोच को मार्क्सवाद कहा गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम कार्ल मार्क्स का है। अब यहाँ पर हम मार्क्सवाद के अनुसार यहाँ पे सारी बातें समझने जा रहे हैं। यहाँ पर हम मार्क्सवाद के कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा सा समझेंगे। मुख्य बात यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये जो विचार आया, ठीक है, मार्क्सवाद का यहाँ पे जो भी विचार है उस संदर्भ में हम यहाँ पे बातें सारी समझ रहे हैं। अब बहुत सिंपल से चलिए इसे समझते हैं। अब क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो देखिए ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब है कि समाज का विकास और इतिहास विचारों से नहीं बल्कि भौतिक चीज़ों जैसे कि खाना, कपड़े, मकान जैसी ज़रूरतों और उन्हें उत्पादित करने वाले तरीकों से होता है। जैसे जैसे उत्पादन के तरीके बदलते हैं वैसे वैसे समाज की संस्थाएं भी बदलती हैं। अब सिंपल तरीके से मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूँ। अभी तक आपने जितना पढ़ा ठीक है, वहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नए सिरे से समझिए। यहाँ पर जो बातें लिखी हैं उसमें आपको कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि जो उत्पादन के तरीके होते हैं जैसे जैसे वो बदलते हैं वैसे वैसे समाज की संस्थाएं भी बदलती हैं। मतलब ये कि उत्पादन के तरीके क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अलग अलग उत्पादन के तरीके हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, जमींदारी व्यवस्था थी। पहले क्या होता था कि मतलब किसानों से खेती कराई जाती थी, ठीक है, और मतलब खेती बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय। उत्पादन के साधन के रूप में ज़मीन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन बाद में हमने देखा कि पूंजीवाद की विचारधारा काफ़ी प्रबल हुई, फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई। अब लोग फैक्ट्रियों में उत्पादन करने लगे। तो यही तो है उत्पादन के तरीके। अब यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि जैसे जैसे समाज में उत्पादन के तरीके बदलते हैं वैसे वैसे समाज भी बदलता है, समाज में भी परिवर्तन आता है। कैसे? यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए जैसे कि पहले क्या था, दास प्रथा थी, फिर जमींदारी प्रथा आ गई और फिर पूंजीवाद आ गया। वैसे वैसे समाज में भी बदलाव आया। थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है ये समय को दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक टाइम था जब दास प्रथा थी। उत्पादन का तरीका ये था कि देखिए जो मालिक थे वो दासों से काम करवाया करते थे, दासों से वो काम करवाते थे, ठीक है। ऐसे में जो व्यवस्था थी, मतलब यहाँ पर समझना बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये समय है और ये उत्पादन का तरीका है, बस इनको समझिए आप। एक टाइम ऐसा था जब दास प्रथा थी, उत्पादन का तरीका था कि दासों से काम कराते थे, जो मालिक थे वो दासों से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, ठीक है। अब समाज कैसा था, क्योंकि कार्ल मार्क्स यही कह रहे हैं उत्पादन का तरीका जैसा होता है वैसा ही समाज हो रहा है। समाज और उत्पादन का तरीका जुड़ा हुआ है। जब उत्पादन का तरीका ऐसा था कि मालिक दासों से काम लेते थे, ठीक है, तो उस समय क्या था, दासों का शोषण होता था। समाज ऐसा था जिसमें दासों का शोषण होता था और दास मालिकों के पास सत्ता थी, प्रभुत्व था। अब देखिए व्यवस्था बदली, समय बदला, सामंतवादी व्यवस्था आई, ठीक है। उत्पादन का तरीका क्या हो गया,
ज़मीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, किसानों से मेहनत कराई जाने लगी। अब देखिए, अब उत्पादन का जो नया तरीका आया, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था आ गई, तो इसमें क्या हुआ, किसानों का शोषण होना शुरू हुआ। किसानों का शोषण होना शुरू हुआ मतलब समाज में एक बदलाव ये आ गया कि अब दासों की जगह अब किसानों का शोषण होने लगा। वो बात अलग है कि वो बात अलग है दोस्तों कि आप कहो कि जो दास थे, जो जो किसान थे, अब उनको ज़मीन से मतलब अब उनको उत्पादन कार्यों में लगाया गया, जो कृषि से जुड़े जो उत्पादन कार्य हैं उनमें लगाया गया। लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पे ये कह रहे हैं, जैसे उत्पादन का तरीका बदला वैसे सामाजिक संस्थाएं भी बदलती हैं, संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए बाद में क्या हुआ, आगे चलकर पूंजीवादी व्यवस्था आई, अब फैक्ट्रियाँ लगने लगी, मशीनें आ गई, ठीक है, इसलिए मजदूरी इंपॉर्टेंट हो गई। तो अब उत्पादन का तरीका बदला, तो अब कैसी व्यवस्था आ गई, अब समाज में एक वर्ग पूंजीपति का वर्ग बन गया और एक वर्ग बन गया मजदूर का, और मजदूरों को अब शोषण होने लगा। अब मजदूर वर्ग को दबाया गया। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, मतलब शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, ये भी अभी पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मुख्य बातें क्या हैं। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में दिया। ठीक है, मार्क्स ने कहा कि समाज दो वर्गों में बटा है। ठीक है, होता वाला शब्द हटा दो, समाज दो वर्गों में बटा है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। एक है पूंजीपति वर्ग और एक है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग जितना उत्पादन करता है, पूंजीपति उसे उतना पैसा नहीं देता। अब यहाँ पर देखिए कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं अधिशेष मूल्य के सिद्धांत की। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल सा मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है, मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक मजदूर 8 घंटे काम करता है। ठीक है, 8 घंटे काम करता है और वो प्रतिदिन एक जोड़ी जूते बनाता है। फैक्ट्री मालिक बाजार में एक जोड़ी जूते बेचता है 2000 रुपये का, और जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत 700 रुपये है। मतलब जूते बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, ठीक है, वो 700 रुपये का लगता है, और मशीन और बिजली आदि पर जो खर्च होता है वो 300 रुपये होता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हज़ार रुपये की लागत आती है एक जूता बनाने में। माल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कारीगरी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मजदूर की मेहनत की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो माल है। ठीक है, जो मशीन वगैरह बिजली वगैरह जो ली गई बनाने में, उसकी हम बात कर रहे हैं कि 1000 रुपये का खर्चा आया एक जोड़ी जूते को बनाने में। ठीक है, और जो मालिक है वो 2000 रुपये का बेच देता है उस जूते को, तो मतलब 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ मालिक को। अब देखिए मालिक क्या करता है कि ये जो 1000 रुपये है वो मजदूर के श्रम से ही पैदा हुआ। मतलब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो अभी आपको क्लियर हो गई कि जो 1000 रुपये यहाँ पे हमें सामने दिखाई देता है प्रॉफिट, ये हकीकत में मजदूर के श्रम से ही पैदा हुआ है, कि मजदूर ने जो मेहनत करी उसी से यहाँ पे हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दिया। देखिए सिंपल सी बात है, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो मालिक ने मजदूर को कच्चा माल दे दिया, कच्चा माल प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, बिजली वगैरह प्रोवाइड करा दी, जिसकी लागत 1000 रुपये आई थी। ठीक है, अब मजदूर ने उसे अपनी कारीगरी से जूते को बनाया, अब वो जूता 2000 रुपये का बन गया, जो कि मार्केट में 2000 रुपये का बिक जाता है। मतलब 1000 रुपये का यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि 1000 रुपये मजदूर ने अपने श्रम से ही पैदा किया है। अब देखिए मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है, फैक्ट्री मजदूर को पूरे दिन मान लेते हैं कि जो मालिक है वो 500 रुपये देता है। अब ऐसे में मतलब देखिए प्रॉफिट 1000 रुपये का हुआ, मतलब मजदूर ने प्रॉफिट मत कहो, यहाँ पे ये कहो कि मजदूर ने जो काम किया उससे 1000 रुपये का उसने श्रम पैदा किया था। ठीक है, उसने जो काम किया था वो 1000 रुपये का किया था। ठीक है, मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो, लेकिन मजदूर को 500 रुपये ही मिल रहे हैं। मतलब मजदूर ने पूरे दिन भर 1000 रुपये की मेहनत की और उसे 500 रुपये मिले, तो जो 500 रुपये बच गए जो मालिक के पास चले गए, यही है अधिशेष मूल्य, जिसे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि ये अधिशेष मूल्य है जिसे मालिक अपने पास रख लेता है। और ये एक तरह से जो कारीगर है, जो मजदूर हैं, ये उसी की मेहनत का पैसा है जिसको पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा जाता है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर क्योंकि जो मालिक है उसने कच्चा माल दिया, पैसा लगाया, इसलिए वो भी अपना प्रॉफिट रखेगा। तो अभी मैं इसमें नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा काम अभी यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा सोचते हो, अच्छा बुरा। यहाँ पर ये अभी नहीं बताना, हमें बस ये बताना था कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं, महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मजदूर को उसकी ज़रूरत भर का वेतन दिया जाता है, लेकिन वो जो अधिक मूल्य पैदा करता है वह पूंजीपति रख लेता है, यही अधिशेष मूल्य कहलाता है।
यही अधिशेष मूल्य ही पूंजीपति का मुनाफा होता है और इसी से मजदूरों का शोषण होता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको समझा दी हैं, बस पढ़कर एक बार बता दिया। देखिए दोस्तों, मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद निरंतर लाभ और पूंजी जमा करने की दौड़ चलाता है। इसी कारण उत्पादन लगातार बढ़ता है पर बाजार में उतनी मांग नहीं रहती। मतलब यहाँ पे मार्क्सवाद का जो विचार है वो ये है कि देखिए, जो शास्त्रीय उदारवाद है, यहाँ पे अभी हम पूंजीवाद की ही बात कर रहे हैं, शास्त्रीय उदारवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ऐसे विचार हैं, इसमें क्या होता है कि जो उत्पादन है उसको बहुत बढ़ाया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और उत्पादन बहुत बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे मार्क्सवाद के अंतर्गत कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ने से ज़्यादा क्या होता है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि बाज़ार में मांग अधिक नहीं रहती। मतलब उत्पादन आपका अधिक हो जाता है और बाज़ार में मांग नहीं होती, डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो इससे कई सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि आर्थिक संकट देखने को मिल जाता है आपको, कंपनियों का बंद होना, बेरोजगारी, ठीक है, पूंजी का नाश, मतलब पूंजी की बर्बादी देखने को मिल जाती है। तो ये इसके कुछ आलोचनात्मक, जो मतलब शास्त्रीय उदारवाद पूंजीवाद है, उसकी जो आलोचना मार्क्सवाद के द्वारा की जाती है, उससे संबंधित यहाँ पे तर्क दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, मार्क्स के अनुसार संकट कोई दुर्घटना नहीं बल्कि पूंजीवाद की अपनी ही मजबूरी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मतलब संकट है वो कोई दुर्घटना नहीं है। मतलब मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवाद है वो अपने आप में ही एक ऐसी व्यवस्था है जो कि संकट पैदा कर देती है, ऐसा मार्क्स ने कहा। देखिए, मजदूर फैक्ट्री में काम करते समय अपने श्रम का नियंत्रण खो देता है, उत्पादन पर नियंत्रण खो देता है, अपनी रचनात्मकता क्षमता को खो देता है। इसे मार्क्स ने विमुखीकरण कहा। देखिए, कार्ल मार्क्स यहाँ पर कह रहे हैं, जो मार्क्सवाद की विचारधारा है उसमें ये कहा गया है यहाँ पर कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई टेलर है, कोई दर्जी है, जो एक शर्ट बनाने का काम करता है। ठीक है, अब उसने एक शर्ट बनाया। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह है कि टेलर ने अगर कोई शर्ट बनाई है तो उससे उसका लगाव होता है, उसको अपने ऊपर एक गर्व होता है कि देखिए ये शर्ट मैंने बनाई है। हालांकि वो पैसे मतलब मान लीजिए उसने पैसे कमाने के लिए ही वो शर्ट बनाई, लेकिन उसमें उसकी रचनात्मकता दिखती है, उसकी क्रिएटिविटी दिखती है। ठीक है, और उसका एक लगाव भी होता है अपने सामान के प्रति कि हाँ, मतलब ये सामान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, तो उसका एक लगाव भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्क्सवाद के अंतर्गत कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जब वहाँ पे मजदूर काम करते हैं तो उन्हें बस एक तरीके का काम दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें एक मजदूर क्या कर रहा है, बटन लगा रहा है, एक मजदूर क्या कर रहा है, जेब लगा रहा है शर्ट में, एक मजदूर क्या कर रहा है, वो सिल रहा है, मतलब कपड़ा, एक मजदूर कपड़ा, मतलब मान लीजिए कपड़ा काट रहा है। मतलब एक तरह का ही काम करते हैं। तो इससे वो अपनी जो रचनात्मकता है उसको वो खो देते हैं और अपने श्रम पर भी उनका मतलब नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि जो मालिक हैं वो कई बार ओवर टाइम करवाते हैं। अगर वो खुद के मालिक होते हैं तो क्या होता है कि वो अपने समय के अनुसार वो काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री में उन्हें इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसे यहाँ पर मार्क्स ने विमुखीकरण कहा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्क्सवाद की आलोचना भी होती रही है। देखिए, सिर्फ अर्थव्यवस्था पर जोर देने का ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कई बार कि सिर्फ अर्थव्यवस्था से संबंधित जो बातें उन पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, संस्कृति, लिंग, पर्यावरण की अनदेखी, ये जो मुद्दे हैं संस्कृति से संबंधित, ठीक है, स्त्री और मतलब जो लिंग आधारित जो मुद्दे हैं, ठीक है, जो बात की जाती है कि जो महिलाएं हैं उनको भी बराबरी का अधिकार दिया जाए। ठीक है, उनके अधिकारों की भी बात की जाए, स्त्री पुरुष समानता के ऊपर बात की जाए। ठीक है, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, तो उनकी अनदेखी की गई है, ऐसी भी आलोचना की जाती है। कुछ समाजवादी देशों में लोकतंत्र के दमन के उदाहरण, जहाँ पर कुछ समाजवादी देश हैं, ठीक है, जहाँ पर ये जो समाजवाद का विचार है, तो वहाँ पर जो लोकतंत्र है, ठीक है, तो उसके कुछ दमन के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर मार्क्सवाद की भी आलोचना की जाती है। लेकिन समय के साथ मार्क्सवाद विकसित हुआ। नारीवादी मार्क्सवाद, पर्यावरणीय मार्क्सवाद, डिजिटल श्रम और नई तकनीक पर मार्क्सवादी अध्ययन। मतलब हम देखते हैं कि समय के साथ और भी ज़्यादा मार्क्सवाद विकसित हुआ, मतलब मार्क्सवाद की विचारधारा का और भी ज़्यादा विकास हुआ। और आधुनिक आर्थिक संकट, असमानता, देखिए आज के समय हमें कई सारी मतलब समस्याएं विश्व में देखने को मिलती हैं, जैसे कि आधुनिक आर्थिक संकट, असमानता, जलवायु संकट, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ठीक है, बेरोजगारी, मतलब आज की ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रश्न हैं, आज भी मार्क्स के सिद्धांत को प्रासंगिक बनाते हैं। मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको आज की ये जो समस्याएं हैं वो प्रासंगिक जरूरी बनाती है कि हम उनके सिद्धांतों पर भी ध्यान दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार नोट्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म सबमिट करना होगा।
गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के लिए दोस्तों एक अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। आपको मतलब सारी डिटेल मिल जाएंगी गूगल फॉर्म में ही, ठीक है। आप अगर पेमेंट कर देंगे तो जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वो आपको सबमिट करना होगा, और साथ में आपकी जो ईमेल आईडी है जिस पर आपको नोट्स चाहिए वो आपको सबमिट करनी होंगी बस, ठीक है। इतना करके आप अगर गूगल फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको जल्द से जल्द PDF ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कोई समस्या आती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो भी मेरी ईमेल आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मेल कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी उसका समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें समझिए। देखिए, अभी हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे से समझा। क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद, चिरसम्मत उदारवाद, इसे दोस्तों क्लासिकल लिबरलिज्म को चिरसम्मत उदारवाद भी कहा जाता है, शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है, और क्लासिकल उदारवाद भी हिंदी में कह दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ठीक है। मार्क्सिज्म को अभी हमने पढ़ लिया, काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे बातें की हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम कल्याणवाद की बात कर रहे हैं। सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान हैं, बट यही है कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है, तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे अभी हमें पढ़ने हैं। देखिए, कल्याणकारी परंपरा, सिंपल सी बात है। देखिए, कल्याणकारी परंपरा का मतलब यही है कि जैसे कि शास्त्रीय उदारवाद में क्या कहा गया कि सरकार को सीमित होना चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए। लेकिन कल्याणकारी में थोड़ा सा अलग है। कल्याणकारी राज्य में वो ये बात की जाती है कि सरकार को कई सारे कार्य अपने हाथ में रखने चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जैसे कि सरकारी स्कूल हों, सरकारी हॉस्पिटल्स हों, ठीक है, सरकारी कई सारी चीज़ें हों, मतलब सरकार भी कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए कई सारी चीज़ें खुद करे। यही है कल्याणकारी व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए, औद्योगिक संघर्ष से सामाजिक नागरिकता तक, अब शुरुआत देख रहे हैं कैसे हुआ सब कुछ। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत तक यह साफ दिखने लगा कि देखिए 1900 के बाद हमें ये दिखने लगा कि पूंजीवादी औद्योगिक व्यवस्था केवल अदृश्य हाथ के भरोसे सभी लोगों का भला नहीं कर रही थी। अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, मजदूरी कम, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी भी ज़्यादा बढ़ रही थी। मतलब मजदूरों को मजदूरी कम मिल रही थी, ठीक है, और बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी ज़्यादा थी। समाजवादी आंदोलन, मार्क्सवादी विचार भी आया सामने, ठीक है। समाजवादी आंदोलन भी चलने लगे। मार्क्स की आलोचना ने असमानता पर ध्यान खींचा। लोकतांत्रिक सरकारें सुधार चाहती थी पर हिंसक क्रांति नहीं, ठीक है। जो मार्क्सवादी विचार है ये भी प्रबल हो रहा था। तो जो लोकतांत्रिक सरकारें थी, कई सारी जो देशों की सरकारें थी, वो ये भी सोच रही थी कि अगर हमने जनता की भलाई के लिए कुछ कल्याणकारी कदम नहीं उठाए तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारे देश में क्रांतियाँ हो जाएं, सरकार पलट दी जाए। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि सुधार होना जरूरी है, इसलिए कल्याणकारी परंपरा शुरू हुई, यहीं से कल्याणकारी परंपरा विकसित हुई। हालांकि कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन अभी हम आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें इस तरह ये दिखाई देता है कि कल्याणकारी परंपरा शुरू होती है, ठीक है। सिंपल सा है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये आया कि जो शास्त्रीय उदारवाद है, अब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ 20वीं सदी के आरंभ में कि देखिए जो शास्त्रीय उदारवाद है, शास्त्रीय उदारवाद, अब उसी के अनुसार अगर हम सिर्फ उसी के अनुसार चलेंगे तो कई सारी समस्याओं से हम नहीं निपट पाएंगे। क्योंकि हम देख रहे थे, इस समय तक हम देख रहे थे कि जो गरीब और अमीर वर्ग के बीच की खाई है वो बढ़ रही थी, असमानता बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, ठीक है। तो कई सारी समस्याएं थी, इसलिए ये विचार सामने आया कि सरकार को भी जनता की भलाई के लिए कई सारे कार्य करने चाहिए। इस विचार का मूल सिद्धांत यह था, आर्थिक स्वतंत्रता तभी स्थायी होगी जब नागरिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिले। मतलब लोग अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रयोग तभी पूरी तरह हमेशा कर पाएंगे जब नागरिकों को कुछ सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हो। अब देखिए दोस्तों, केन्सियन क्रांति प्रबंधित अर्थव्यवस्था, अब ये क्या है? तो देखिए, जॉन मेनार्ड केन्स जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इनके सिद्धांत ने कल्याणकारी राज्य की बौद्धिक नींव रखी। उन्होंने बताया कि बाजार हमेशा स्वयं सुधर नहीं सकता, इसलिए सरकार को मंदी के समय खर्च बढ़ाना चाहिए, अत्यधिक तेजी के समय खर्च को नियंत्रित करना चाहिए, और यही नीति मांग प्रबंधन, डिमांड मैनेजमेंट कहलाई। मतलब देखिए, अब इस बीच देखिए जॉन मेनार्ड केन्स आज सामने आते हैं, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के, ठीक है। इन्होंने अपना विचार रखा कि जो शास्त्रीय उदारवाद का विचार है कि बाजार को पूरी तरह खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, सरकार सीमित हो, ठीक है, ये चीज़ें मतलब इसमें हमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा कि बाजार हमेशा अपने आप खुद को नहीं सुधार पाएगा, सरकार को भी दखल देना पड़ेगा कई बार। जैसे कि इन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि अगर मंदी आ गई है तो ऐसे में सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मंदी का दौर आ रहा है,
तो सरकार ये कर सकती है कि कोई सड़क परियोजना बना रही है सरकार, इससे क्या होगा, कई सारे मजदूरों को नौकरी मिल जाएगी एक, ठीक है, सड़क निर्माण में कई सारे मजदूरों को काम मिल जाएगा, मजदूरों के पास पैसा आएगा तो वो बाज़ार में खर्च करेंगे, फिर बाज़ार में तेज़ी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बात है, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा जैसे कि मान लीजिए अत्यधिक तेज़ी है, मान लीजिए बाज़ार में बहुत तेज़ी है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए जब बहुत तेज़ी होती है तभी मंदी भी आती है बाद में। तो बाज़ार में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी हो तो इसको भी नियंत्रित करना चाहिए सरकार को। ऐसे में सरकार अपने खर्च कम कर सकती है, लोन पर टैक्स बढ़ा सकती है ताकि जो मार्केट है उसमें पैसा थोड़ा कम हो जाए, ताकि जो तेज़ी है वो थोड़ी नियंत्रित हो जाए। यह नीति मांग प्रबंधन कहलाती है। समझ में आ गया आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रिपोर्ट आती है, बेवरेज रिपोर्ट, ठीक है, ब्रिटेन में एक रिपोर्ट आती है, विलियम बेवरेज से संबंधित थी ये, ठीक है, विलियम बेवरेज से संबंधित थी। उन्होंने एक रिपोर्ट सामने रखी जिसे हम बेवरेज रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर कई देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, बुजुर्ग पेंशन, बेरोजगारी सहायता, सार्वजनिक शिक्षा को नागरिकों के अधिकार घोषित किया गया। मतलब इस रिपोर्ट में ये बताया, मतलब इस रिपोर्ट में जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, सरकार को अधिक से अधिक चीज़ें अपने हाथ में भी रखनी चाहिए। समाजवाद की नहीं बात कर रहे पूरी तरह, लेकिन हाँ सरकार को कई चीज़ें सार्वजनिक हाथ में रखनी चाहिए। मतलब सरकार को कई सारी चीज़ें अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए सरकार सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था करे, ठीक है, शिक्षा के लिए, ठीक है, जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का सरकार प्रयास करे। तो यहाँ पे सरकार के काम की बात की गई। इसी आधार पर कई सारे देशों में क्या किया गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी शुरू की गई कई सारे देशों में। बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम्स लाई गई सरकारों ने, ठीक है, बेरोजगारी सहायता देना शुरू किया सरकारों ने। सार्वजनिक शिक्षा मतलब सरकारी एजुकेशन, मतलब सरकार ने दखल दिया यहाँ पर कि सरकार एजुकेशन में भी खर्च करने लगी, और इसको सरकार ने कई देशों में नागरिकों के अधिकार घोषित कर दिया गया। जैसे कि शिक्षा का अधिकार भारत में है ना, तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनको अधिकार, नागरिकों का अधिकार घोषित किया गया। मतलब अभी आप ये समझ सकते हैं कि इस समय जो कल्याणकारी राज्य का विचार था वो बढ़ रहा था कि भाई सरकार को भी दखल देना चाहिए बाजार में, और सरकार को भी जनता के कल्याण के लिए कई सारी नीतियाँ लानी चाहिए। अब देखिए, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं तो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही है, लेकिन दोस्तों इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो यकीन मानिए काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर होंगे और आपके पास कंटेंट आ जाएगा बहुत सारा लिखने के लिए। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य की संरचना, इसके देखिए 4 मुख्य सिद्धांत पर आधारित है ये जो व्यवस्था है कल्याणकारी राज्य की। इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 4 सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। एक है पूर्ण रोजगार, यानी कि सरकार रोजगार उपलब्ध रखने की जिम्मेदारी, मतलब सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ले, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा व सार्वभौमिक सेवाएं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये जो मतलब चीज़ें हैं, तो ये सार्वजनिक मतलब सामाजिक सुरक्षा दी जाए इनके लिए। मतलब सरकार एक तरह से प्रोटेक्ट करती है कि देखिए, जो भी अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है तो सरकार उसको फ्री में या बहुत ही कम खर्चे पर सरकार उसको स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी, ताकि व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। प्रगतिशील कर प्रणाली, ये भी एक सिद्धांत है। अमीर अधिक कर दें ताकि असमानता कम हो, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता व्यवस्था, यानी कि मुद्रा और व्यापार को स्थिर रखने के लिए वैश्विक संस्थाएं, जो वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको भी बढ़ावा देने की बात की जाती है कि जो जैसे कि हमें आज वैश्विक स्तर पर कई संस्थाएं देखने को मिलती हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी बात की गई, ठीक है, ये बातें हैं। अब देखिए 1950 से 1960 के दशक की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर हमें कल्याणकारी जो राज्य था, इसका जो विचार था कल्याणकारी राज्य का, इसके कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं। उच्च मजदूरी, मतलब मजदूरों को ठीक ठाक वेतन मिलने लगा। शिक्षा का प्रसार हुआ। आर्थिक स्थिरता आई, आर्थिक रूप से, ठीक है, स्थिरता आई देशों में। इसे स्वर्ण युग कहा गया, इस समय को बहुत अच्छा समय कहा गया, गोल्डन एज कहा गया। लेकिन देखिए 1960 के दशक में हमें समस्याएं भी देखने को मिली। समाज की ज़रूरतें बढ़ी, सरकारी खर्च पर बोझ बढ़ गया। अब समाज की ज़रूरतें बढ़ने लगी और सरकार पर बोझ बढ़ने लगा, सरकार पर खर्च का बोझ काफ़ी बढ़ गया। 1970 के दशक में हमें तेल संकट देखने को मिला, इससे महंगाई भी बढ़ी। वैश्वीकरण के कारण पूंजी पर नियंत्रण घटा, वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण है तो उसके कारण पूंजी पर नियंत्रण भी घटा। सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि आज अगर किसी एक देश में कोई आर्थिक संकट आता है तो उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है।
तो यहाँ पर ये बातें हैं। अब देखिए आलोचना, अब देखिए जो नव उदारवादी हैं तो उन्होंने इसकी आलोचना की है। कैसे? कल्याणकारी व्यवस्था से लोग निर्भर होते हैं, काम की प्रेरणा कम होती है, मतलब काम को कम प्रोत्साहित करता है, जो व्यक्ति की काम करने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है, ऐसा नव उदारवादी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा नारीवादी विद्वानों का मानना है कि जो घरेलू श्रम है, जो महिलाओं की भूमिका है, इसको कम आंका गया है, इसको मतलब महत्व कम दिया गया है, ऐसा नारीवादी विद्वान कहते हैं। अब देखिए नैतिक और वैश्विक महत्व। अब देखिए ये जो कल्याणकारी राज्य का विचार है, ठीक है, विकास सामूहिक जिम्मेदारी है। देखिए जो कल्याणकारी राज्य का विचार है, इसने यह सिद्धांत स्थापित किया दोस्तों, इसका महत्व ये है, इसने विश्व में एक सिद्धांत स्थापित किया। कोई भी, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, हाँ, आप जितनी भी विचारधारा को पढ़ रहे हो, हर विचारधारा अच्छी भी है और उसमें कुछ खराबी भी आपको देखने को मिलेगी, ये समय अनुसार है, ठीक है, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ आलोचना भी हैं। तो अभी हम यहाँ पे महत्व की बात कर रहे हैं कि जो कल्याणकारी व्यवस्था है, इसका भी अपना एक महत्व है, इसमें भी हमें कुछ अच्छाइयाँ दिख रही हैं। वो क्या? कि देखिए इसने विश्व में एक सिद्धांत स्थापित किया, एक सिद्धांत ये स्थापित किया कि विकास सामूहिक जिम्मेदारी है, कि विकास जो है वो सामूहिक जिम्मेदारी है। आर्थिक अधिकार भी मानव अधिकार हैं और आर्थिक जो अधिकार हैं वो भी मानव अधिकार हैं, ऐसा विचार भी इसने स्थापित किया। इसने ये विचार भी स्थापित किया कि स्वतंत्रता बिना सुरक्षा अधूरी है, अगर हम सुरक्षा नहीं देंगे तो स्वतंत्रता अधूरी है। सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, लेकिन वो व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग तभी कर पाएगा जब उसे पता हो कि आज वोट का दिन है, लेकिन अगर मैं नौकरी पर नहीं गया तो मेरी नौकरी छूटेगी नहीं और मुझे आज का वेतन शायद मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों दो डर हैं। एक डर तो यह है कि हो सकता है व्यक्ति को वेतन ही ना मिले जिस दिन वोटिंग हो, और अगर मान लीजिए व्यक्ति काम पर नहीं गया तो मालिक तो यही कहेगा कि भाई तुम काम पे नहीं आए, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तो एक दिन का वेतन कट सकता है। एक डर यह है व्यक्ति का। एक डर ये भी है कि वोट देना अगर मैं जाऊँ तो मेरी नौकरी ना छूट जाए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति को आप सुरक्षा दोगे तभी वो अपनी स्वतंत्रता का फ़ायदा उठा पाएगा। जैसे कि एक प्रावधान कर दिया जाता है ना कि जो वोटिंग है उस दिन छुट्टियाँ हैं, ठीक है, कोई मतलब ऑफिस नहीं जाएगा, तो इससे व्यक्ति को एक मतलब सुरक्षा मिल गई कि आज तो हॉलीडे है, आज छुट्टी है और आज मेरे पास मतलब समय है और आज मैं वोटिंग देने जा सकता हूँ। तो ये बातें हैं यहाँ पर। अब देखिए कई देशों ने इस मॉडल को अपनाकर सामाजिक सुरक्षा, अब कई देशों ने ये जो कल्याणकारी व्यवस्था है इसको अपनाया और सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को प्रगति का हिस्सा बनाया। ठीक है, कई देशों ने इसको अपनाया। अब देखिए कल्याणकारी राज्य से नव उदारवाद की ओर, अब हम नव उदारवाद को पढ़ रहे हैं, पूरा एक क्रम में ही चलता जा रहा है। शास्त्रीय उदारवाद आया, फिर मार्क्सवाद आया, ठीक है, फिर हमें यहाँ पे कल्याणकारी परंपरा देखने को मिली, फिर हम देख रहे हैं किस तरह से कल्याणकारी राज्य के बाद नव उदारवादी विचार सामने आता है, क्योंकि इस समय तक संकट भी देखने को मिला ना। नव उदारवादी जो विचार है वो आया 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमें नव उदारवाद दिखाई देता है। मतलब 1970 के दशक के आसपास हमें नव उदारवाद की विचारधारा प्रबल होती दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए 1970 तक कल्याणकारी जो मॉडल था वो अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन मतलब बहुत अच्छा चल रहा था 1970 के दशक तक, 1970 तक मतलब अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद हमें दिखाई देता है कि अधिक खर्चा, आर्थिक मंदी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की वजह से बाजार केंद्रित नीति फिर मजबूत होने लगी। मतलब जो बाजार केंद्रित नीति है इसको फिर से बढ़ावा मिलना शुरू हो जाता है 1970 के दशक में। ठीक है, ऐसे में जो कल्याणकारी राज्य का विचार है ये अब कमज़ोर भी होता है। बाजार, निजीकरण, जो प्राइवेटाइजेशन है, वैश्वीकरण, ये जो नीतियां हैं इनको, ये नीतियां लागू हुई। हालांकि कल्याणकारी राज्य पूरी तरह ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सीमित रूप में बदल गया। मतलब अब कल्याणकारी जो गतिविधियां थी, सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी गतिविधियां की जा रही थी वो थोड़ी कम हो गई। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के युग में बाजार प्रधान विचारधारा नव उदारवाद, अब एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ कि ये विचार क्या है। ये विचार दोस्तों यही है, जो शास्त्रीय उदारवाद था ना, वही आप समझ लो नव उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवाद में बस आप एक अंतर ये समझ सकते हो कि नव उदारवाद और भी कहता है कि देखो और भी ज़्यादा बाजार केंद्रित व्यवस्था होनी चाहिए, बाजार को खुला छोड़ दो, लगभग वही है। शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवाद का समय अलग है, लेकिन विचारधारा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। शास्त्रीय उदारवाद जो बातें करता है वही आपको नव उदारवाद में भी देखने को मिलेंगी। नव उदारवाद साफ तौर पर कहता है कि जो बाजार है उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए, सरकार कम से कम चीज़ें अपने हाथ में रखे, कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनको सरकार कम करे। मतलब यह है कि प्राइवेटाइजेशन अधिक हो। और आप देखो, आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी दोस्तों, देखिए कि इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में हमें नव उदारवादी विचार काफ़ी ज़्यादा प्रबल होता दिखाई देता है कि अब सरकारें एक बार फिर से बात कर रही थी प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है, ध्यान से समझिए, पहले शास्त्रीय उदारवाद आया,
फिर आया मार्क्सवाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शास्त्रीय उदारवाद ने स्वतंत्रता की बात की, सरकार सीमित हो, सरकार सिर्फ लोगों की रक्षा करे, पहरे की तरह काम करे और लोगों को एक तरह से स्वतंत्र छोड़ दे, बाजार को स्वतंत्र छोड़ दे, ये शास्त्रीय उदारवाद ने कहा। फिर मार्क्सवाद ने पूंजीवाद और ये जो शास्त्रीय उदारवाद है इसका विरोध किया, समानता से संबंधित विचार रखे, ठीक है। फिर इसी में कल्याणकारी विचार सामने आए। तो ऐसे में जो शास्त्रीय उदारवाद का विचार था वो कमज़ोर हो रहा था, लेकिन अब फिर नव उदारवाद के रूप में ये फिर मजबूत हो गया। नव उदारवाद का जब समय आया 1970 के दशक का, तब ये कहा गया कि नहीं, जो बाजार है उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए, कल्याणकारी जो कार्य हैं सरकार के द्वारा जो किए जाते हैं उसको कम किया जाए। तो वही सारी यहाँ पे बातें लिखी हैं, एक एक करके मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए, कल्याणकारी राज्य से बाजार की वापसी तक 1970 के दशक तक कल्याणकारी राज्य की नीतियों में समस्याएं बढ़ने लगी, महंगाई और बेरोजगारी एक साथ बढ़ी, तेल की कीमतों में भारी उछाल, सरकारी खर्च बढ़ा, बजट घाटा, देशों का बजट घाटा बढ़ने लगा। इन्हीं स्थितियों में एक नई विचारधारा सामने आई, नव उदारवाद, जिसका उद्देश्य था समाज में सरकार की भूमिका कम करके बाजार की भूमिका को बढ़ाना। कल्याणवादी मॉडल में सरकार को स्थिरता और न्याय की गारंटी माना गया था। मतलब सरकार सिर्फ स्थिरता लाने का प्रयास करेगी, कानून की देखरेख करेगी, सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी और न्याय की गारंटी देगी कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, बस, ठीक है। लेकिन नवउदारवाद ने, एक मिनट, मतलब यहाँ पे मैंने जो बातें बताई ना कि सरकार जो सिर्फ कानून देखेगी, सरकार सिर्फ रक्षा से संबंधित ही कार्य करेगी, ये नवउदारवाद ने कहा। यहाँ पर ये जो इस लाइन में कहा गया कि कल्याणवादी जो मॉडल है उसमें जो सरकार स्थिरता और न्याय की गारंटी, मतलब इसमें जो सरकार कल्याणकारी कार्य करती थी, ठीक है, उससे मतलब अलग इसने नवउदारवाद ने कहा कि सरकार की आर्थिक कमजोरी और अक्षमता की जड़ है ये, इसलिए बाजार को स्वतंत्र करना चाहिए। मतलब नवउदारवाद ने कल्याणकारी मॉडल से विपरीत बात की। नवउदारवाद ने कहा कि सरकार को सरकार को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और जो कल्याणकारी कार्य है उसको कम से कम करना चाहिए, या मतलब इसने वैसे जोर देकर नवउदारवाद ने यही कहा था कि बाजार को स्वतंत्र छोड़ा जाए और कल्याणकारी जो कार्य हैं इनको सरकार बहुत कम करे। अब देखिए, मुख्य जो विचारक हैं इस विचार से संबंधित, नवउदारवाद से संबंधित, वो हैं जैसे कि फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, लुडविग वॉन मिसेस। अब देखिए ये जो विचार है, इसके जो मुख्य सिद्धांत है और यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि ये जो नवउदारवाद विचार है इसमें मुख्य विचार ये है कि सरकार की भूमिका सीमित हो, ठीक है, बाजार और प्रतिस्पर्धा को अधिक स्वतंत्रता मिले, निजीकरण को बढ़ावा मिले, जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर है, उसको बढ़ावा दिया जाए, कम कर लिया जाए, टैक्स को कम किया जाए और कम नियम कायदे कम से कम लगाए जाएँ, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको भी स्वतंत्रता मिले। अब देखिए, नवउदारवाद को नया उदारवाद इसलिए कहा गया क्योंकि यह पुराने क्लासिकल उदारवाद को आधुनिक वैश्विक परिस्थितियों में दोहरा रहा है ना, रिवीजन एक तरह से, ठीक है, वापस आया है। लेकिन नव इसलिए कहा गया क्योंकि ये पुरानी चीज़ को वापस से ला रहा है, इसलिए ये नया हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नव उदारवाद का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स नव उदारवाद से संबंधित और भी हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।